नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं चीन के विशालकाय रियल एस्टेट साम्राज्य के पतन की। यह किसी थ्रिलर से कम नहीं है और आज हम इसके पीछे के असली तथ्यों और कारणों को गहराई से समझेंगे। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो आज चीन में घरों की कीमतें गिरकर वापस उस स्तर पर आ चुकी हैं जो आखिरी बार साल 2005 में देखा गया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस क्रैश ने लगभग 2 दशकों में बनाई गई संपत्ति को एक झटके में मिटा दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि आखिर चीन रियल एस्टेट के मामले में 20 साल पीछे कैसे चला गया। इस संकट का पैमाना कितना विशाल है, जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 39 करोड़ यानी 391 मिलियन स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा के बिना बिके और खाली पड़े घर आज चीन में मौजूद हैं। इस भारी ओवर सप्लाई ने विशाल घोस्ट सिटीज खड़ी कर दी हैं, जहां गगनचुंबी इमारतें तो बन गई हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें 60 ट्रिलियन डॉलर के उस स्वर्णिम भूम की तरफ देखना होगा। दरअसल ये सिलसिला 1990s के दशक में हाउसिंग प्राइवेटाइजेशन के साथ शुरू हुआ। उसके बाद 2000 के दशक में करोड़ों लोग गांव से शहरों की ओर आए, जिससे भारी शहरीकरण हुआ। लेकिन 2010 का दशक आते आते ये पूरा सिस्टम एक सट्टा निवेश यानी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में बदल चुका था। ये 2 दशकों तक चलने वाला एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बूम था जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारी कर्ज पर टिका था। और ये चार्ट इस स्थिति को बहुत खूबी से दर्शाता है। रियल एस्टेट और उससे जुड़े उद्योग इतनी तेजी से बढ़े कि वे मिलकर चीन की कुल जीडीपी का पूरे 25% हिस्सा बन गए। सोचिए, एक विशाल अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा सिर्फ ईंट और सीमेंट पर निर्भर हो गया था। और वहां के आम लोगों का क्या हाल था? चीन के शहरी परिवारों की लगभग 70% वेल्थ सिर्फ आवासीय संपत्तियों में ही निवेशित थी। शेयर बाजार में पैसा लगाने के बजाय पीढ़ियों की संपत्ति सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा जरिया वहां रियल एस्टेट ही बन गया था। तो अब आता है सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल। जब सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था का ये शक्तिशाली इंजन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आइए इस विश्लेषण के अगले हिस्से में इन्हीं जोखिम भरे वित्तीय तरीकों को डिकोड करते हैं। हुआ कुछ यूं कि चीनी प्रॉपर्टी डेवलपर्स एक बहुत ही खतरनाक प्री सेल मॉडल चला रहे थे। वे नए खरीदारों से 30% एडवांस डिपॉजिट तो ले लेते थे, लेकिन उस पैसे से उनका घर नहीं बना रहे थे, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल वे अपने पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कर रहे थे। बिना खुद की पूंजी लगाए बस पैसा घुमाया जा रहा था। और यहीं से एक विशाल पॉन्जी स्कीम का जन्म हुआ। और फिर साल 2020 में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरे हाउसिंग बबल को फोड़ दिया। इसे 3 रेड लाइन्स पॉलिसी कहा जाता है। बीजिंग ने मार्केट को ठंडा करने के लिए डेवलपर्स की कर्ज लेने की क्षमता पर 3 सख्त सीमाएं या रेड लाइन्स लगा दी। पहला, उनका डेट टू एसेट रेशियो 70% से अधिक नहीं हो सकता था। दूसरा, नेट डेट टू इक्विटी पर 100% का कैप लगा दिया गया। और तीसरा, शॉर्ट टर्म कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त कैश रखना अनिवार्य कर दिया गया। इन सख्त नियमों ने अचानक से डेवलपर्स के लिए बैंकों से नया कर्ज लेने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। नया कर्ज मिलना बंद होते ही पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। इन रेड लाइंस को पार करने का नतीजा ये हुआ कि कई बड़ी कंपनियों ने भारी मात्रा में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एवरग्रांडे ग्रुप है, जो $300 बिलियन के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब इस कोलैप्स का वहां की व्यापक अर्थव्यवस्था और आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस ट्रेंड को जरा ध्यान से देखिए। चीनी उपभोक्ताओं का भरोसा आज इस कदर टूट चुका है कि लोग अब पैसा खर्च करने या निवेश करने से बच रहे हैं। इसके बजाय वो तेजी से अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में डाल रहे हैं। इसे प्रिकॉशनरी सेविंग कहा जाता है। गिरती हुई प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत ही चिंताजनक संकेत होता है। इसके आर्थिक परिणाम बेहद विनाशकारी साबित हो रहे हैं। स्थानीय सरकारों की कमाई का मुख्य जरिया जमीन की लीज बेचना था, जो अब एकदम ठप पड़ गया है। लाखों लोग ऐसे घरों के लिए ईएमआई भर रहे हैं जो शायद कभी पूरे ही ना हों। घरों की गिरती कीमतों से लोगों ने खुद को गरीब महसूस करना शुरू कर दिया है, जिससे उपभोक्ता खर्च में गिरावट आई है और पूरी जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ गई है।
अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर खबरों में छाया रहता है। क्या इस तरह का रियल एस्टेट क्रैश भारत में भी हो सकता है? अगर हम निष्पक्ष होकर दोनों देशों के स्ट्रक्चरल मुद्दों की तुलना करें तो जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग नजर आती है। चीन आज बढ़ती उम्र की आबादी और घोस्ट सिटीज में मौजूद बेहिसाब ओवर सप्लाई से जूझ रहा है। इसके ठीक विपरीत भारत के डेमोग्राफिक फंडामेंटल्स एकदम अलग दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ रियल एस्टेट की मांग असली एंड यूजर्स और एक तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग की ओर से आ रही है। यहाँ आबादी युवा है और सबसे बड़ी बात, भारत में रेरा जैसे सख्त नियम लागू हैं जो खरीदारों के हितों की पूरी सुरक्षा करते हैं। यहाँ बिल्डर्स अब आसानी से खरीदारों का एडवांस पैसा लेकर भाग नहीं सकते। तो सारांश में कहें तो भारत अपने मजबूत बुनियादी ढांचे और नियमों के कारण काफी हद तक सुरक्षित है। वहीं चीन की बात करें तो वह वर्तमान में एक लंबे स्लो मोशन प्रॉपर्टी क्राइसिस यानी धीमी गति के संकट से गुजर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बाजार को पूरी तरह से दोबारा स्थिर होने में अभी कई साल लग सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जाते जाते एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या चीन का ये $60 ट्रिलियन का ऐतिहासिक रियल एस्टेट रीसेट आने वाले समय में वैश्विक संपत्ति और अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देगा? ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।